नमस्कार दोस्तों, घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम 1857 के विद्रोह के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम प्रथम पार्ट में 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में अध्ययन किए। उसके बाद हम लोगों ने उसके कारण के तहत राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारणों का अध्ययन हमने फर्स्ट पार्ट में किया। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड पार्ट में 1857 के विद्रोह के सैनिक कारण और तात्कालिक कारण के बारे में अध्ययन किया। इसके साथ ही हम सेकंड पार्ट में 1857 के विद्रोह के प्रसार, किन किन क्षेत्रों में इसका विद्रोह हुआ उसका अध्ययन किया। और पार्ट थर्ड में हम 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों का अध्ययन करेंगे और उन असफलताओं के बाद शासन और प्रशासन में उसके बाद क्या परिणाम हुआ, क्या क्या परिवर्तन किया गया, इसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ तथ्यों को बारे में बताते हैं। उसके बाद हम जो है उसके असफलता के कारण और उसके परिणाम का अध्ययन करेंगे। 1857 के विद्रोह में एकमात्र अंग्रेज जो विद्रोहियों के साथ युद्ध में सम्मिलित हुआ उसका नाम था कैप्टन गार्डेन। ये मंगल पांडे का मित्र था और उसने विद्रोहियों के साथ शामिल होकर के विद्रोह किया। तो कैप्टन गार्डन ये मंगल पांडे के मित्र थे। मंगल पांडे के मित्र थे और ये विद्रोहियों के साथ सम्मिलित होकर के युद्ध में सम्मिलित हुए। और दूसरा, नाना साहब ने एकमात्र अंग्रेज (1857) का एकमात्र अंग्रेज विद्रोही था कैप्टन गार्डन, जो मंगल पांडे का मित्र था और विद्रोहियों के साथ सम्मिलित होकर के विद्रोह में सम्मिलित। इसके बाद हम नाना साहब के बारे में। नाना साहब ने फ्रांस के सम्राट को 4 पत्रों के द्वारा 1857 के विद्रोह की स्थितियों के बारे में अवगत कराया। फ्रांस के सम्राट, ये कई बार आ चुका है। फ्रांस के सम्राट को 1857 के विद्रोह के बारे में 4 पत्रों के द्वारा अवगत कराया। अब 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पाल्मर्स्टन। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पाल्मर्स्टन। 1857 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पाल्मर्स्टन। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल का था लॉर्ड कैनिंग। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? विद्रोह के समय सेना का मुख्य सेनापति जॉर्ज एरिसन था। उसके बाद विद्रोह जब प्रारंभ हो गया तो कॉलिन कैंपबेल को सेनापति नियुक्त किया, लेकिन प्रारंभ में सेनापति कौन था? जॉर्ज एरिसन।
जॉर्ज एनिसन। विद्रोह जब प्रारंभ हुआ तो मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था, लेकिन विद्रोह प्रारंभ होने के बाद कॉलिन कैंपबेल को कॉलिन कैंपबेल को सेना का मुख्य सेनापति कॉलिन कैंपबेल को सेना का मुख्य सेनापति नियुक्त कर दिया गया। अब देखिए, एकमात्र अंग्रेज कौन था जो विद्रोहियों के साथ लड़ा? कैप्टन गार्डिन, जो मंगल पांडे का मित्र था, उसने विद्रोहियों के साथ विद्रोह में सम्मिलित हुआ। नाना साहब ने फ्रांस के सम्राट को 4 पत्रों के द्वारा 1857 के विद्रोह की गतिविधियों को अवगत कराया। ये भी क्वेश्चन कई बार आया। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था तत्कालीन समय में? पाल्मस्टन था। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। उसी को बाद में वायसराय का भी पद दे दिया गया। वायसराय जब भारतीय राज्यों के साथ कोई समझौता हो या कोई कार्य हो तो वायसराय के रूप में थे, और बाकी कार्यों के लिए गवर्नर जनरल थे। विद्रोह के समय सेना का मुख्य सेनापति कौन था? जॉर्ज एनिसन। विद्रोह प्रारंभ होने के बाद किसको नियुक्त किया गया सेनापति? कॉलिन कैंपबेल को। अब विद्रोह के समय भारतीय सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय का है या बहादुर शाह जफर के? अब प्रत्यक्षदर्शी शायर के कई बार क्वेश्चन आया है कि कौन प्रत्यक्षदर्शी शायर था? तब मिर्जा गालिब थे। प्रत्यक्षदर्शी शायर (1857) के विद्रोह का प्रत्यक्षदर्शी शायर कौन था? मिर्जा गालिब। उस समय दिल्ली में ही थे। अब 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? मिर्जा गालिब। अब हम विद्रोह की असफलता के कारण को हम अध्ययन करेंगे। अब क्या कारण था विद्रोही असफल हो गए? अब हम देखते हैं विद्रोह के असफलता के कारण हम कई कारणों का अध्ययन करते हैं। अब इस पे देखते हैं। विद्रोह की असफलता के कारण जो एक मेन कारण था उसको हम देखते हैं। हमने सिविल सेवा की 2003 में मेंस परीक्षा दी थी, जिसमें हमारा सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री था। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर थी मेरी पार्कर फॉलेट। उन्होंने इन्होंने सहयोग और समन्वय के बाद सहयोग को अंग्रेजी में कहते हैं को और इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। और कोऑपरेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। मान लीजिए कोई बच्चा है, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझा था मेरी फर्स्ट आज 2003 के बाद हमको आज तक याद है। एक बच्चा है, मान लीजिए इसको सुबह 5 बजे
ट्रेन पकड़नी है। बच्चे ने सोचा कि जो है थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाए, तो उसने अपनी घड़ी, अलार्म घड़ी को क्या किया, आधे घंटे फास्ट कर दिया। अब उसकी माता जी आई, उसकी मम्मी आई, उन्होंने भी क्या किया, घड़ी को, उन्हें ये नहीं पता था कि बच्चे ने घड़ी फास्ट कर दिया, वो भी आई, वो भी आधा घंटा फास्ट कर दी, सोची कि बच्चा जल्दी उठ जाएगा और सवेरे जल्दी चले जाएगा। और फिर उसके पापा आए, वो भी, उन्हें भी ये जानकारी नहीं थी कि बच्चे ने घड़ी फास्ट कर दिया है, वो भी आए, आधा घंटा फास्ट। नतीजा क्या हुआ, बच्चा 1.5 घंटा पहले उठ गया, जिससे उसकी 1 घंटे की नींद खराब हुई। अब देखिए, इसमें सहयोग माँ ने भी किया सहयोग, पिता ने भी किया सहयोग, लेकिन इनके सहयोग में कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसके कारण गलती हो गई, जिसके कारण बच्चे को उस नींद खराब हो गई। इसी प्रकार देखिए, सारे विद्रोही लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद, बिहार, असम, सारे विद्रोही अपने स्वतंत्र रूप से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। इन सब में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। ये सारे लोग एक साथ, क्योंकि अब ये माना जाता कि ये छोटा प्रदेश नहीं था, तत्कालीन यूरोप से बहुत बड़े बड़े क्षेत्र थे, इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। अगर इनमें कोऑर्डिनेशन होता, और अंग्रेजों में कोऑर्डिनेशन था, अंग्रेजों के पास तार था, टेलीफोन था, जिसके तहत वो सारी जानकारियों एक दूसरे से साझा करते थे, और विद्रोहियों के पास ये सुविधा नहीं थी, इनको कोऑर्डिनेशन नहीं था एक दूसरे से कोई इनके पास माध्यम नहीं था जिससे एक दूसरे की जल्दी सूचना पहुंचा सके, जिससे लोग इकट्ठा हो सके, एक साथ सम्मिलित रूप से प्रयास कर सके। और इनके पास नेतृत्व का अभाव था। अंग्रेजों ने माना इनमें से अगर कोई एक अच्छा नेता निकलता केंद्रीय स्तर पे, तो ये युद्ध सदा के लिए हार जाते, लेकिन ये नेतृत्व के अभाव और कोऑर्डिनेशन के अभाव के कारण ये जो है पराजित हुए। इनमें से नेतृत्व का अभाव था, कोऑर्डिनेशन का अभाव था। लॉरेंस ने कहा विद्रोहियों में कोई एक लीडर अगर आता तो हम ये युद्ध सदा के लिए हार जाते। विद्रोह का सीमित स्वरूप हम कह सकते हैं, मान लीजिए कुछ लोग, लेकिन तत्कालीन यूरोप से देखा जाए तो अवध का क्षेत्र बहुत बड़ा था, अवध क्षेत्र था, कानपुर, ये सब मिला करके विद्रोह जिस क्षेत्र में हुआ था वो बहुत था, लेकिन सीमित स्वरूप था। इसमें कुछ ही लोगों ने हिस्सेदारी की थी। पढ़े लिखे लोग अंग्रेजों की विजय की कामना करने के लिए कलकत्ता में, बंबई में यज्ञ कर रहे थे, और बड़े बड़े रियासतों में अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, जिसके कारण अंग्रेज विजयी हुए। तो साधन का अभाव भी था। अंग्रेजों के पास हमेशा गोला बारूद, बंदूक, सारी चीजें उपलब्ध थी, और सैनिकों के पास क्या था, वही लूट में जो सामान अर्जित किए थे उसी सामान से किसी तरह से युद्ध को 1 साल तक ठेला उन्होंने। इनके पास न कोई नीति थी, न कोई प्रक्रिया थी जिसके तहत वो गोला बारूद हासिल करें, या न कोई फैक्ट्री उन्होंने बैठाया। इस कारण से इनके साधनों का अभाव था। इनके पास न टेलीफोन था जिससे सूचना का आदान प्रदान कर सके, कोई भी ऐसे अत्याधुनिक साधन नहीं थे जिससे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लंबा समय खींच सकते या विजयी होते, जिस कारण से इनके हार का कारण बना। नेता, कोई ऐसा नेता नहीं था जो कोऑर्डिनेशन कर सकता। अभी हमने बताया कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस, हमने बताया कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस बहुत है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं, किसी से करवा नहीं सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन मेन इम्पोर्टेंट पैरामीटर था उस समय। ये नहीं होने के कारण विद्रोही, लॉरेंस ने इस बात को माना विद्रोहियों में से कोई भी एक नेता अगर होता तो हमें युद्ध सदा के लिए हार जाते। निश्चित उद्देश्य की कमी, इनके पास कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, कोई शासन प्रक्रिया नहीं थी। क्या इसके बाद करने वाले हैं, लोगों के सामने शासन प्रशासन का कोई लक्ष्य नहीं रखा इन लोगों ने, जिसके कारण लोग उसमें
बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर सके। जन समर्थन का अभाव, आम जनता, कुछ ही लोग जुड़े, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो है, जो भी अंग्रेजों के जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त थे और किसी न किसी तरह से अंग्रेजों के यहाँ सर्विस कर रहे थे, वो कभी भी इनकी हार की कामना कर रहे थे। इनमें जन समर्थन नहीं था। बहुत बड़े बड़े जैसे सिंधिया ने उस समय अंग्रेजों का साथ देना ही अपना उचित समझा। विद्रोही बहुत सारी रियासतों ने अंग्रेजों को धन बल सब से समर्थन दिया, जिसके कारण ये असफल हुआ। अब देखिए, अंत में हम कह सकते हैं, न कोई नेता था इनका, कोई भी राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता नहीं था, न कोई शासन प्रशासन की निश्चित रूपरेखा, न इन लोगों ने कोई शासन या प्रशासन की कोई निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत किया, न कोई संगठन बना सके सम्मिलित रूप से, न कोऑर्डिनेशन, और न धन भी नहीं था, कोष भी नहीं था बहुत ज्यादा समय तक संघर्ष करने के लिए, क्योंकि सारा संसाधन तो अंग्रेजों के पास था। न हथियार, न संसाधन, न हथियार, न नेता, न शासन प्रशासन की निश्चित रूपरेखा, न संगठन, न समन्वय, न धन, न हथियार। अतः विद्रोह क्या हुआ? असफल हो गया। अब हम देखते हैं विद्रोह की असफलता के बाद क्या हुआ था, क्या परिणाम हुआ था। अब जल्दी से हम देख लेते हैं। 1858 में संसदीय अधिनियम पारित, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड कोर्ट ऑफ कंट्रोल को भंग करके एक भारत सचिव का पद निर्मित किया गया और एक 15 सदस्यीय परिषद की नियुक्ति की। अतः भारतीय प्रशासन कंपनी से अंग्रेजी सम्राट के अधीन हो गया। मतलब अभी तक भारत का शासन कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन था, और सिर्फ एक नाम बदला, सारी प्रक्रियाएं, सारी चीज वही रही। कोई बहुत ज्यादा प्रशासनिक फेरबदल नहीं किया गया, सिर्फ कंपनी से सम्राट के अधीन कर दिया गया भारतीय प्रशासन। और महारानी विक्टोरिया का घोषणा पर लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में अपना दरबार लगाया और महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब पढ़ा गया है देख लीजिए, डेट भी देखिए, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। कहाँ पे पढ़ा गया? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद के मिंटो पार्क में कई बार आ चुका है। अब इसके तहत क्या हुआ? गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया। वही कैनिंग ही गवर्नर जनरल था, उसी को वायसराय बना दिया गया। माने कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं। भारत में अब क्राउन का व्यक्तिगत प्रतिनिधि बन गया। अब गवर्नर जनरल वायसराय के रूप में सम्राट का व्यक्तिगत प्रतिनिधि बन गया। भारतीय नरेशों की यथास्थिति बनाए रखने की बात कही गई। सरकार अब धार्मिक और सामाजिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, यह भी रखा गया। बैकपट का नियम, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नियम को अब समाप्त कर दिया गया। गोद लेने की प्रथा को के निषेध का जो नियम बना था उसको बंद कर दिया गया। अब गोद लेने की छूट प्रदान कर दी गई। अब कोई भी भारतीय राज्य को अंग्रेजी राज्य में विलय नहीं किया जाएगा और भारत के लोगों को योग्यता के आधार पर नौकरियों में नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए 1861 में भारतीय जनपद सेवा अधिनियम बनाया गया। अब भारतीयों को सरकारी नौकरियों में नियुक्त किया जाएगा, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, ऐसा नियम बनाया गया। अब कार्य रूप में परिणित हुआ कि नहीं, इसको हम बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन ऐसा नियम बनाया। और क्या क्या परिवर्तन हुआ सैन्य व्यवस्था में? अब देखिए, 1857 के विद्रोह से पहले क्या था? भारतीयों का अनुपात, भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात, भारतीय सैनिक 2,48,000 के आसपास थे और अंग्रेज सैनिक 45,000 के आसपास थे। 1 और 5 का अनुपात था। भारतीय सैनिक 5 थे और अंग्रेज सैनिक 1। अब इसे घटाकर 1 और 2 के अनुपात में कर दिया गया। और क्या कर दिया? तोपखाने और मुख्य शस्त्रागारों का नेतृत्व अब यूरोपीय सैनिक ही, तोपखाना और शस्त्रागार का नेतृत्व या उन्हीं के हाथ में, अंग्रेजों के ही हाथ में दिया गया। बंगाली सैनिकों की संख्या घटाकर बंगाल के उच्च जाति
लोगों की संख्या घटा करके गोरखा लोगों और पंजाबी लोगों को भर्ती करने की प्रक्रिया किया। भारत से उच्च वर्ग के लोगों को सेना में भर्ती की संख्या को घटा दिया गया और उनके स्थान पर गोरखा, नेपाली गोरखा और पंजाबी लोगों को सेना में भर्ती करने किया गया। अब 1857 की विद्रोह की जांच के लिए पील कमीशन की नियुक्त किया गया और सेना के पुनर्गठन में भी पील कमीशन का सहयोग। सेना के पुनर्गठन और उसकी 1857 के विद्रोह की जांच के लिए कमीशन बनाया गया जिसका नाम था पील कमीशन। और सेना के सैनिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए, सेना के भर्ती और प्रशिक्षण के लिए रॉयल कमीशन का गठन किया गया। रॉयल कमीशन का गठन किया गया। अब देखिए, यदि किसी ऐतिहासिक घटना का उसकी तत्कालिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं होता तो 1857 का विद्रोह महज एक ऐतिहासिक ट्रेजेडी होती। अपनी विफलता में भी इसने एक महान उद्देश्य की पूर्ति की। यह उस राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा बन गया जिसने वह हासिल कर दिखाया जो विद्रोह नहीं कर सका। जिस प्रकार से मरा हुआ जूलियस सीजर ज्यादा शक्तिशाली था, उसी प्रकार से 1857 का विद्रोह हार जाने के बावजूद भी आगामी विद्रोह, आगामी आंदोलनों के लिए भारतीयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना रहा। धन्यवाद 1857 के विद्रोह को देखने के लिए। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।